हल वर्ण। जैसे अपन ने स्वर की परिभाषा लिखी वैसे ही व्यंजन की भी परिभाषा बनती है। पहले तो अपन देखेंगे कि व्यंजन होता क्या है। क्या है व्यंजन? भी एक वर्ण है। मैं एक आपके सामने लिखता हूं क। क्या है ये क? क्या है? एक व्यंजन है। क्यों है? अगर अपन इसके टुकड़े करते हैं तो क में क्या मिला हुआ है? एक। अगर उस ए को अलग निकालते हैं तो क बच जाता है हलंत। इसमें ए मिला हुआ है। अगर ये ए नहीं होता तो ये क क्या रहता? हलंत ही रहता, लंगड़ा ही रहता, ये कभी पूरा नहीं होता। तो व्यंजन कहां से आए? स्वरों की सहायता से। अगर दुनिया में स्वर नहीं होते तो व्यंजन बनते ही नहीं। इसलिए व्यंजन किसके ऊपर आश्रित है? स्वरों के ऊपर। परिभाषा बन गई। क्या है व्यंजन? एक वर्ण है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं व्यंजन या हल कहलाते हैं। लिखूं? ऐसे ही समझ आना। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न बनता है, जैसे स्वर 3 प्रकार के थे वैसे ही व्यंजन के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 ही प्रकार होते हैं। चलो मैं ये लिख भी देता हूं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं व्यंजन या हल कहलाते हैं। व्यंजन या हल के प्रकार। व्यंजन या हल के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार थे? 3। वैसे ही व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अर्थात व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। व्यंजन का पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। प्रश्न आता है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श, इसका नाम है स्पर्श। स्पर्श यानी टच करना। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि के स्पर्श से होता है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ, तालु, दंत, मूर्धा आदि के स्पर्श से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, दंत, मूर्धा आदि
स्थानों के स्पर्श से होता है, स्पर्श से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अपने जो संस्कृत ग्रामर है उसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताई गई है, कितने हैं। सब इससे पहले मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको। अपने क, च, ट, त और प, इसके लास्ट में अण है, यानी एक लाइन मान लेते हैं, लाइन में कितने अक्षर हो गए 5। इसमें भी लास्ट में अण है, इसमें भी कितने होंगे 5। इसके लास्ट में अण है, इसके भी कितने हो गए 5। इसके लास्ट में न, इसके कितने हो गए 5। और इसके लास्ट में मैं, इसके भी कितने हो गए 5। यानी कैसे लेकर के मैं तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई 5, 10, 15, 20 और 25। संस्कृत ग्रामर में जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी हो गई 25। शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको कि कैसे मैं तक, इसका जो प्रथम वर्ण है उसको वर्ग के नाम से जाना जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प के लास्ट में मैं, कैसे लेकर के मैं तक जो भी व्यंजन हुए वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या हो गई 25। व्यंजन का दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण जीभ, दांत, होठ और तालु आदि के स्पर्श से या आदि के मिलान से हो, लेकिन कहीं भी इनका अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा था। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठ इनको सटाने से या इनको मिलाने से होता है, लेकिन कहीं भी इनमें आपस में मिलान नहीं होता है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या है 4। य, व, ल और व, इनकी संख्या कितनी हुई 4। व्यंजन का जो तीसरा प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर घर्षण से हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी भी संख्या 4, ये से और है। इस प्रकार प्रश्न बनता है संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी हुई 25। स्पर्श व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, अर्थात टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 25, 4, 29 और 4 33 व्यंजन होते हैं संस्कृत व्याकरण में। एक प्रश्न अलग से और बनता है
कि ये भी जो व्यंजन थे वो भी वर्ण है और जो स्वर थे पहले वो भी वर्ण है। कुल स्वर कितने थे? कुल स्वर 13 और कुल व्यंजन 33। टोटल व्यंजन कितने हो गए? 46। संस्कृत व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण, संस्कृत व्याकरण में कुल वर्ण कितने होते हैं? 46। इन 46 वर्णों के अलावा थोड़ा सा पॉइंट और बच रहा है अपना, जो 46 वर्ण हुए इनके अलावा और भी कुछ वर्ण बच रहे हैं, उनकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। वर्ण के दो ही प्रकार थे, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा वर्ण का एक भेद और होता है, उसका नाम है अन्य प्रकार या अन्य भेद। इसके अंतर्गत एक तो बच गया क्ष, त्र, ज्ञ, 3 बच रहे। ये इनको नाम देते हैं संयुक्त व्यंजन। अन्य प्रकार के अंतर्गत जो प्रकार होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो ये वर्ण लिख रहे हैं आपके सामने, वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे क्षय लिखते हैं तो क्षय 2 वर्णों के मिलान से बना है, क और से। इन दोनों को मिलाते हैं तो वर्ण बनता है क्षय। और ये दोनों वर्ण अपने पास में पहले कहीं ना कहीं आ गए। जैसे क तो स्पर्श व्यंजन में आ गया और से कौन से व्यंजन में आया? उसमें व्यंजन में। त्र, त और र, इन दोनों को मिलाते हैं तो त्र बनता है। त स्पर्श व्यंजन में आ गया और र किस में आया? अंतस्थ व्यंजन में। इस प्रकार ये दोनों वर्ण भी पहले आ चुके हैं, तो ये भी कौन सा वर्ण हुआ? संयुक्त व्यंजन। ज्ञ, जय को और इस ञ को मिलाते हैं तो बनता है ज्ञ। ये भी कहीं ना कहीं अपने पास में आ गई स्पर्श व्यंजन में और ये भी स्पर्श व्यंजन में। इस प्रकार ये तीनों कौन से व्यंजन हुए? संयुक्त व्यंजन। इनके अलावा वर्तमान जो ग्रामर है उसमें 2 वर्ण और अपने सामने आ रहे हैं। एक तो श्रय लिखते हैं, जैसे श्रवण लिखते हैं, श्रवण, इसका पहला अक्षर आता है श्रय। एक आता है ध्यय, जैसे विद्यालय लिखते हैं तो उसमें ध्यय आता है। जो श्रय है, श्रय, ये भी स के और र के योग से बनता है। जो ध्यय है वो द और य के योग से बनता है। और ये जो वर्ण है वो पहले कहीं ना कहीं आ गए, इसलिए इन सभी को तो अपन क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। इनको हटा करके जो पहले वर्णों की संख्या आई थी, टोटल 46 वर्ण 46 ही माने जाते हैं। इस प्रकार ये अपना पॉइंट समाप्त हुआ वर्ण। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ण से आगे संधि के बारे में। धन्यवाद।